और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए सीधे रुक करते हैं 15 शहर 15 रिपोर्टर की तरफ। चुनाव की रणनीति के साथ साथ बीजेपी उपचुनाव की रणनीति बनाने में भी जुटी है। आज शाम विधायक दल की बैठक से पहले बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा समेत प्रबंध समिति के तमाम सदस्य मौजूद रहे। बैठक में आने वाले उपचुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा की गई। इसके साथ ही तमाम आला नेताओं ने संभावित मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी बैठक की है। आज शाम 6 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक भी होने जा रही है, जो कल होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर है। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस विधायक दल की बैठक पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निवास पर हुई, जिसमें विधायक यहां पर पहुंचे और विधायकों को मॉक पोल भी दिया गया, यानी जो नए विधायक हैं उनके लिए मतदान की प्रक्रिया की ट्रेनिंग भी दी गई, ताकि जो मत हैं वो मतदान की प्रक्रिया के दौरान रिजेक्ट ना हो। और जिस तरह से कल विधायक दल की बैठक हुई थी, उसमें जो मॉक पोल हुआ था उसमें करीब 4 से 5 जो विधायकों के मत हैं वो रिजेक्ट हो गए थे, इसीलिए आज दोबारा ट्रेनिंग करवाई गई है और जो मतदान की जो सही प्रक्रिया है वो की गई है, क्योंकि एक एक वोट महत्वपूर्ण है। और जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं रामनिवास रावत, उन्होंने यही कहा है कि आज जिस तरह से मॉक पोल में विधायकों को यही ट्रेनिंग दी गई है कि मत रिजेक्ट ना हो, और वही जो जीत को लेकर पहली वरीयता राज्यसभा के प्रत्याशी दिग्विजय सिंह को रखा गया है। उनकी जीत को लेकर एक रणनीति तैयार की गई है, जिसमें 52 की जगह 54 विधायकों को रखा गया है। 2 अतिरिक्त विधायकों को वोटिंग के दौरान रखा गया है और शायद जो कांग्रेस है उन्हें क्रॉस वोटिंग का डर है। यही वजह है कि एक सीट पर जीत सुनिश्चित हो, इसके लिए 2 अतिरिक्त विधायकों रखा गया है। और आज जो कांग्रेस विधायक दल की बैठक थी उसमें सारे विधायक मौजूद रहे। कुणाल चौधरी कोरोना पॉजिटिव है, यही वजह है कि वो यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन सारे विधायकों की मौजूदगी इस बैठक में रही। और जो विधायक हैं लक्ष्मण सिंह वो आए और सिर्फ जो अपनी अटेंडेंस है यानी उपस्थिति लगाकर यहाँ से निकल भी गए। एक तरह से उनकी जो नाराजगी है वो भी यहाँ पर ज़रूर देखने को मिली। और भारतीय जनता पार्टी से जो 2 प्रत्याशी हैं सुमेर सिंह सोलंकी और ज्योतिरादित्य सिंधिया हालांकि कल उपस्थित नहीं होंगे, क्योंकि उनको कोरोना पॉजिटिव वो हुए थे। और इसके बाद उनके प्रतिनिधि के तौर पर जो पूर्व विधायक हैं राजवर्धन सिंह दत्तीगांव वो मौजूद रहेंगे। लेकिन अगर रणनीति की बात कही जाए तो एक तरह से ये रणनीति और ये बैठक एक महज औपचारिकता ही कही जा सकती है, क्योंकि राज्यसभा की जो सीटें हैं 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुमेर सिंह सोलंकी, अगर सीटों के गणित के लिहाज से देखा जाए तो दोनों ही सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही और एक सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है। मध्य प्रदेश की 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। वहीं जिले की 2 विधानसभा सीटें अशोकनगर और मुंगावली भी उपचुनाव के दायरे में हैं। हालांकि कोरोना संक्रमण काल के दौरान इन सभी 24 सीटों पर कहीं ना कहीं कोरोना का संकट गहराया हुआ है, लेकिन नेताओं ने कोरोना को ही अपने हथियार में अब तब्दील कर लिया है। विधानसभा सीटों पर प्रचार के लिए पहुंचने वाले नेता जनता के बीच में मास्क वितरण कर रहे हैं, साथ ही सैनिटाइजर और कोरोना को लेकर नसीहत भी दे रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, लॉकडाउन का पालन, इन सभी बातों को लेकर नेता जनता के बीच में उतर गए हैं। वहीं कोरोना को लेकर जो हिदायत दी जा रही है उसमें सबसे आगे रचना रघुवंशी, जो कि मुंगावली से बिलोंग करती हैं, सबसे आगे नजर आ रही हैं। बहरहाल चुनाव में कोरोना का असर क्या होता है और कोरोना कितना इन नेताओं के लिए लाभकारी होता है, ये आने वाला समय बताएगा। इंदौर समेत एमपी के बाकी जिलों में कोरोना संक्रमण की स्थिति सुधर रही है, लेकिन भोपाल है कि संभलने का नाम नहीं ले रहा है। अब स्वास्थ्य विभाग की सबसे बड़ी फिक्र बन गया है भोपाल कि इसे रेड जोन से कैसे बाहर लाया जाए। फिलहाल भोपाल में हर दिन पॉजिटिव केस डिस्चार्ज के मुकाबले ज्यादा हैं। बीते 7 दिनों में 500 कोरोना पॉजिटिव मरीजों के साथ 90 नए कंटेनमेंट क्षेत्र बन चुके हैं। आज आई रिपोर्ट के अनुसार राजधानी में 50 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा एक साथ 16 मरीज ऐशबाग इलाके में बढ़े हैं। इसके अलावा जनसंपर्क विभाग के एक अधिकारी की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। पुराने भोपाल में हर दिन कोरोना संक्रमण की संख्या का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, साथ ही बढ़ रही है शहर वासियों की चिंता। आस्था के तार जुड़े हों तो सरहदों की दीवार कहाँ देखी जाती है। अमेरिका और भारत में इस्कॉन मंदिर के प्रमुख भक्ति चारू महाराज के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर आई है।
और इधर उज्जैन में उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थनाएं भी शुरू हो गई है। चारू महाराज इस समय अमेरिका के अस्पताल में आईसीयू वार्ड में भर्ती हैं और उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए उज्जैन के इस्कॉन मंदिर में यज्ञ किया जा रहा है। हर एक आहुति इस प्रार्थना के लिए कि ईश्वर उन्हें जल्दी स्वस्थ करे। इस्कॉन मंदिर में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ चारू महाराज के 30 अनुयायी यज्ञ में शामिल हुए हैं। भारत चीन सीमा पर तनाव का असर अब भारत के दवा व्यापार पर दिखने लगा है। चीन ने दवाओं में उपयोग होने वाले कच्चे माल की कीमतों में 20 से 25% की बढ़ोतरी कर दी है और वो फार्मा कंपनियों से हुए पुराने करार को भी नहीं मान रहा है। कोरोना महामारी के दौर में चीन जहां सरहद पर अपने पैर पसारने का प्रयास कर रहा है, वहीं व्यापार में भी हरकत करने से बाज नहीं आ रहा। उसने अचानक दवा में लगने वाले कच्चे माल की कीमतों में इजाफा कर दिया है। ये बढ़ोतरी 5 या 10% की नहीं है, बल्कि 20 से 25% की है। पुराने एग्रीमेंट में तय हुई कीमतों को भी चीन नहीं मान रहा है और तो और कुछ दवा के सप्लाई में भी वो आनाकानी कर रहा है। उसे मालूम है कि फार्मा रॉ मटेरियल इससे सस्ता दुनिया में कोई सप्लाई नहीं कर सकता। दूसरी तरफ वर्तमान में भारत खुद बनाने की स्थिति में भी नहीं है, ऐसे माल लेना भी मजबूरी है। इंदौर के आसपास की करीब 300 फार्मा कंपनियों पर इसका असर होगा और मजबूरी में दवा कंपनियों को अपनी कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी। चीन की चालाकी की वजह से कोरोना के उपचार में उपयोग की जाने वाली न केवल हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन दवा की कीमतें बढ़ेंगी, बल्कि पैरासीटामोल, बीपी और शुगर की दवाओं की कीमतों में भी बढ़ोतरी हो जाएगी, जिससे आम आदमी की परेशानी बढ़ जाएगी। रायगढ़ जिले के बहरा गांव में आज दूसरे हाथी की मौत हो गई। 3 दिन पहले गेरसा गांव में एक हाथी की मौत हुई थी। 10 दिनों के भीतर प्रदेश में 6 हाथियों की मौत हो गई है। अगर हम मौत के आंकड़ों की बात करें तो बीते 10 वर्ष में 65 हाथियों की मौत छत्तीसगढ़ में हो चुकी है। वहीं 201 लोगों ने अब तक जान गंवाई है। वन विभाग ने 14,000 से अधिक किसानों को फसलों के नुकसान को लेकर के मुआवजा का वितरण किया है। छत्तीसगढ़ में लगातार हाथी और इंसानों के बीच द्वंद्व जारी है और जिस तरह से शेड्यूल 1 प्राणी की लगातार छत्तीसगढ़ में मौत हो रही है, ये आंकड़ा चौंकाने वाले हैं। और जिस तरह से वन विभाग को एक आम इंसानों के साथ और वन विभाग की टीम के साथ सामंजस्य विस्थापित करके वन्य जीव की मौत को रोकने का प्रयास करना चाहिए, वो कहीं ज़मीन पर नहीं दिख रहा है। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में लगातार शेड्यूल 1 प्राणियों की मौत हो रही है और विलुप्त प्राणी जो हाथी है उसकी मौत होने से ये जो चौंकाने वाले आंकड़े आ रहे हैं। अब वन विभाग को इस ओर ध्यान देना होगा। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।